हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ब्रेन इंजरी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे प्रोटेक्ट रहता है, इसकी कवरिंग कैसे होती है। तो सबसे फर्स्ट देखें तो जो हमारा हेड होता है, हेड के टॉप पर प्रेजेंट होती है स्किन, जिसमें कि क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद होती है हमारी स्कैल्प, जिसे कि हम क्रेनियम बोन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट होती है हमारी मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है, 3 लेयर से मिलकर बनती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे 3 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट होता है क्या, हमारा ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है। इसके बाद आप ये समझिए कि ब्रेन इंजरी क्या होती है। तो देखिए, ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड ऑफ द क्रेनियम एंड द इंटरक्रेनियल कॉन्टैक्ट। तो होता क्या है कि जब भी कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स लगता है आपके क्रेनियम में, आपके हेड में, जैसे कि क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई हार्डनेस वाला ऑब्जेक्ट हो, और अगर आपका हेड उससे टकरा जाता है एकदम से, या कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट आकर के आपके हेड में टकरा जाता है, कोई भी नुकीली वस्तु टकरा जाती है, या फिर आपका जब एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने की वजह से एकदम से आपका हेड रोड पर आकर टकरा जाता है, या किसी भी करंट से उसमें चोट लग जाती है, उसमें डिसेबिलिटी आ जाती है, आपके ब्रेन में ब्लड लगाने लगता है, तो उस कंडीशन को हम ब्रेन इंजरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, लीडिंग टू टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट, फंक्शनल डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल माल एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, अगर जो आपका ब्रेन देखा हमने अभी, अगर उसमें इंजरी होती है तो क्या होता है, टेम्पररी या परमानेंट तरीके से क्या होते हैं, जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेन के फंक्शन, मेमोरी, थिंकिंग, बॉडी फंक्शन, जो भी फंक्शन होते हैं वो थोड़े समय के लिए या बहुत ज़्यादा समय के लिए क्या होते हैं, उसके फंक्शन लॉस हो जाने लगते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा चोट लगेगी तो ज़्यादा ब्रेन के फंक्शन लॉस हो जाएंगे, ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रेन इंजरी। इसके बाद देखें टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी। तो इसके कितने टाइप होते हैं ब्रेन इंजरी के, तो इसके मैनी टाइप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है, आप यहाँ पर समझिए इस इमेज के माध्यम से। देखिए, क्या होता है, जब भी कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट आपके हेड से टकरा जाता है, या फिर आपका हेड ही किसी हार्डनेस ऑब्जेक्ट से टकराएगा, ठीक है, तो जो आपका ब्रेन होगा और जो आपका स्कल होगा, जो कि हार्डनेस वाला पार्ट है, तो आपका ब्रेन और स्कल आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो टकराने के कारण क्या होगा कि जो आपके ब्रेन में अगर कोई इंजरी आती है तो उसे हम कन्फ्यूजन वाला बोलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कन्फ्यूजन, आप यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए, सेरेब्रल कंफ्यूजन इज अ कंसाइडर जब माइल्ड ब्रेन इंजरी। तो इसमें क्या होता है, माइल्ड ब्रेन इंजरी होती है एंड टेम्पररी लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन विथ नो अपीयरेंस स्ट्रक्चरल डैमेज। तो क्या होता है, थोड़े समय के लिए जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो मे बी लॉस हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं होता, मतलब कि थोड़ी बहुत इंजरी होती है अगर, तो ठीक है। मतलब कि 5 मिनट से कम समय या उससे थोड़े से ज़्यादा समय के लिए क्या होता है, जो ब्रेन के फंक्शन है वो लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या होता है, आप इमेज से समझिए क्या होता है कि जब आपका ब्रेन एकदम से कोई हार्डनेस वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है, कोई वस्तु से टकरा जाता है, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर दीवार से टकरा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपके ब्रेन में क्या होने लगेगा, अगर ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग होने लगती है, क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है आपके हेड में, ब्रेन में अगर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और वो ब्लीडिंग होने के बाद जो ब्लड है वो टिश्यू में एब्जॉर्ब होने लगता है अगर, ठीक है, तो उसे हम कंट्यूजन बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। देखिए, ब्रेन कंट्यूजन आर प्रीज ऑफ द ब्रेन टिश्यू दैट अकर्स अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में ट्रूमा हो जाकर इन सम केसेस ब्रेन कंटिन्यूस लीड टू हेमरेज विच आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्रेन टिश्यू। आपके अगर ब्रेन में ब्लड आता है और वो ब्लड आपके टिश्यू और सेल्स में अगर एब्जॉर्ब होने लगता है ब्रेन के, तो उसे हम कंट्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखें डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। तो इसमें क्या होता है, पहले आप इमेज से ही समझिए कि क्या होता है। जो हमारा ब्रेन होता है, तो आपको पता ही है कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो जो अगर हमारे न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के, अगर ऐसी चोट लगती है ब्रेन में कि जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, उनमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसे हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सोन होते हैं, क्योंकि जो एक्सोन होते हैं किसके, न्यूरॉन के, वो टूट जाते हैं इसमें। आप यहाँ पर समझिए। देखिए, diffuse axonal injury is the characterized by extensive generalized damage to the white matter of the brain। तो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन का व्हाइट मैटर होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसका जो एक्सोन वाला पार्ट होता है वो टूटने लगता है, ठीक है। देखिए, एक्सोन आर स्ट्रक्चर एंड डैमेज व्हेन पार्ट ऑफ द ब्रेन।
तो क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है। अगर ठीक है, डैमेज हो गया है, ठीक है, डिफिकल्टी डेसेंटी स्लाइड ओवर ऑन एनोदर, तो क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। अगर हमारे ब्रेन में चोट लगने के कारण अगर हमारे न्यूरॉन का एक्सॉन टूटने लगता है तो ठीक है। इसके बाद आप समझिए इंट्राक्रैनियल हेमरेज। तो जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज है ये बहुत ही सीवियर, देखिए इंट्राक्रैनियल हेमरेज, जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। अगर किसी व्यक्ति को इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर और खतरनाक कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या होता है, पहले आप यही समझिए कि देखिए अगर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को जो एक्सटर्नल होती है, मतलब जो हमारा स्कल होता है, क्रेनियम बोन होता है, इसके बाहर कोई भी चोट नहीं लगती, मतलब कोई भी चोट दिखाई नहीं देती। बट जो इंटरनल होता है, इंटरनल बहुत ही चोट लग जाती है और इंटरनल क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा खून बनने लगता है, निकलने लगता है और इसमें जमा होने लगता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोलते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़कर समझिए, देखिए इंट्राक्रैनियल डिस्क्राइब एनी ब्लीडिंग विथ इन दी स्कल। स्कल के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह की कोई भी ब्लीडिंग होती है, अगर देखिए ब्लीडिंग इन दी स्कल मे नॉट बी एसोसिएट विथ अ स्कल फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ से कोई भी हमें स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट नहीं दिखाई देगा, कोई भी फ्रैक्चर नहीं दिखाई देगा, बट ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसी चोट लगी कि अंदरूनी चोट लगी हो ब्रेन में, उसमें खून आने लगा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोलते हैं। यहाँ पर समझिए आप इंट्राक्रैनियल हेमोटोमा, इसे इंट्राक्रैनियल हेमोटोमा भी हो जाता है। मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का एकदम से कलेक्शन होने लगता है किसका, इंटरनली अकर्स व्हेन द ब्रेन इज फोर्स अगेंस्ट इन द इनसाइड ऑफ द स्कल, किसके, स्कल के अंदर जो होता है ब्रेन में, इसमें क्या होने लगे, फोर्स लगने के कारण ब्रेन में क्या होने लगे, क्लॉट जमने लगे, उसमें कलेक्शन होने लगे ब्लड का, तो उस कंडीशन को इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोला जाता है। जैसे कि हम अंदरूनी चोट भी ब्रेन की बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये समझिए आप, देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंट्रा, इसके बाद देखिए देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोटोमा, जो ब्लड कलेक्शन हो रहा है, ब्लड सिक्रेशन होने लगा है चोट लगने के कारण हमारे ब्रेन में, तो इसके भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सबड्यूरल, सबड्यूरल हेमोटोमा अकर्स व्हेन अ वेन रप्चर बिटवीन द ब्रेन एंड ड्यूरा मैटर। तो अभी हमने देखे थे कवरिंग लेयर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। तो देखिए जो ड्यूरा मैटर होता है ये लेयर, एंड जो हमारा ब्रेन होता है ये, तो इन दोनों के बीच जो ब्लड ब्लड वेसल्स होंगी, जो वेंस होंगी, अगर वो रप्चर होती हैं, वो रप्चर होने के कारण अगर इस वाले पार्ट में ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को हम सबड्यूरल हेमोटोमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एपिड्यूरल, एपिड्यूरल हेमोटोमा इज कॉज्ड बाय रप्चर बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द स्कल। तो देखिए जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है ये और जो हमारा स्कल होता है ये, अगर इन दोनों के बीच वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर होती है और यहाँ पर ब्लीडिंग होती है तो उसे हम एपिड्यूरल हेमोटोमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एंड इंट्रासेरिब्रल हेमोटोमा अकर्स व्हेन ब्लड कलेक्ट विथ इन द ब्रेन सेल्स। तो देखिए क्या होता है, इंट्रासेरिब्रल हेमोटोमा क्या होता है, अगर जो ब्रेन सेल्स होती हैं अगर इनके बीच क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन होने लगता है तो उस कंडीशन को हम इंट्रासेरिब्रल क्या बोलते हैं, इंट्रासेरिब्रल हेमोटोमा बोलते हैं, ठीक है। इंट्राक्रेनियल हेमोटोमा, क्रेनियल हेमोटोमा इज सीरियस कंडीशन दैट ऑफन रिक्वायर सर्जरी एंड एक्सटेंसिव रिकवरी टाइम। तो इसमें क्या होता है, अगर इंट्रासेरिब्रल हेमोटोमा होता है, इंट्राक्रेनियल हेमोटोमा होता है, मतलब जो आपका ब्रेन होता है इसके बीचों बीच ब्लीडिंग होने लगती है, तो देखिए ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है आपके ब्रेन में होने वाली। तो इसमें अर्जेंटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, सर्जरी करवाना होता है और यह तुरंत ही तुरंत ट्रीटमेंट करवाना इसका अनिवार्य ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं कॉजेज ऑफ ब्रेन इंजरी, मतलब ऐसे क्या क्या कॉजेज होती हैं जिसके कारण ब्रेन इंजरी होती है, मतलब जो ब्रेन होती है इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए वो समझते हैं। तो देखिए ट्रूमा, कोई भी चोट लगती है हमें, कोई भी कंडीशन में चोट लग जाती है, जैसे पेनिट्रेटिंग ट्यूमा, कोई भी नुकीला, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर हमारे हेड में लग जाता है, कोई भी नुकीली वस्तु, तो उसके कारण जो हमारा ब्रेन है उसमें डिफिकल्टी आ सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है, देखिए ब्लॉक ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग इन द ब्रेन। तो क्या होता है, अगर जैसे हाई बीपी हो जाता है या किसी भी कंडीशन से जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक होने के कारण क्या हो सकती है, अगर वो फट जाती हैं, फटने के कारण क्या होगा कि ब्रेन में ब्लीडिंग होगी। तो अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होगी तो उस कंडीशन को ही हम ब्रेन इंजरी बोलेंगे, मतलब कि उसके कारण भी ब्रेन इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हाइपोक्सिया और एनोरेक्सिया, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्रेन सेल्स, अगर ब्रेन सेल्स के पास क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं और ब्रेन इंजरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
इसके बाद सेरिब्रल एडिमा, जो सेरिब्रम होता है अगर वहाँ पर कोई भी क्या होता है एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी ब्रेन इंजरी होने के चांसेस होते हैं। देन इन्फेक्शन, अगर किसी भी तरह का हेड में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से भी क्या हो सकता है कि ब्रेन इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए डीजेनरेटिव डिसीज, कुछ डीजेनरेटिव डिसीज होती हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ डिसीज कंडीशन होती हैं जिसके कारण ब्रेन इंजरी होती है, जैसे कि पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आपने ये डिसीज जाननी है तो आप कृपया कर हमारी वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ये वीडियो मैंने बनाई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रेन है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई गांठ बन जाती है, कोई भी ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होने से भी क्या हो सकता है, वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ के सेल्स रप्चर हो सकती हैं, डैमेज हो सकता है ब्रेन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज मतलब कि क्या होता है, अगर जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, फट जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्रेन इंजरी हो जा सकती है, ठीक है। इसके बाद स्कल फ्रैक्चर, जो हमारा स्कैल्प होता है मतलब जो हमारा क्रेनियम बोन होती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में घलने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण स्कल में फ्रैक्चर होने के साथ साथ क्या हो सकता है कि हमारे जो इंटरनल जो ब्रेन है हमारा, उसमें भी चोट लग सकती है, वो भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कंट्यूजन एंड कन्फ्यूजन, कंट्यूजन कन्फ्यूजन आप जान ही चुके हैं कि कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट अगर आपके हेड में घलता है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है आपके ब्रेन में। कंट्यूजन मतलब कि चोट लगने के कारण आपकी जो ब्रेन होता है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब कि जो ब्लड है वो निकल सकता है इंटरनल, ठीक है, उसके कारण भी, उसको भी हम ब्रेन इंजरी बोलेंगे, उसके कारण ब्रेन इंजरी हो सकती है। फ्रेंड्स इसके बाद टॉक्सिक अफेक्ट ऑफ एल्कोहल और अदर टॉक्सिन्स, तो क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो ऐसे एल्कोहल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, तो उसके कंडीशन में भी ये ब्रेन इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ब्लड जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें प्रेशर पड़ने के चांसेस होते हैं, प्रेशर पड़ने के कारण वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप एल्कोहल तो कई प्रकार से भी डैमेज कर सकती है ब्रेन को। जन मतलब क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इसका कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी इंक्लूड, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो देखिए डिस्टरबेंस इन कॉन्शियसनेस, देखिए अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी होती है, ब्रेन इंजरी होती है, तो जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो डिस्टरबेंस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति सेमी कॉन्शियस की कंडीशन में भी जा सकता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा हेड में चोट लग जाती है तो वो क्या होता है, अनकॉन्शियस कंडीशन में भी चला जाता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन में भी चला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो जो क्या होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है मतलब कि जो सीएसएफ फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका जो प्रेशर होता है वो हेड में इंक्रीज हो सकता है चोट लगने के कारण, ठीक है। इसके बाद हेडेक, वर्टिगो एंड डिसओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है मतलब कि हेडेक होगा, सिर का चक्कर आएगा, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आएंगे, और डिसओरिएंटेशन जैसी कंडीशन बनने लगती है। अगर किसी को चोट लगती है तो वह भूलने लगता है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि हम कहाँ गिरे थे, कहाँ नहीं गिरे थे, हमें कहाँ चोट लगी, ठीक है, तो ये भी भूलने की चांसेस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, व्यक्ति को नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर एग्जैक्ट चोट लगती है हेड में तो क्या होता है एकदम से वोमिटिंग भी आ सकती है, ब्लड की वोमिटिंग भी आ सकती है, कभी कभी क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो नोज से और ईयर से क्या होता है ब्लीडिंग भी आने लगती है, तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मेनली मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यूपुलरी एबनॉर्मलिटी, तो क्या होता है जो आई होती है, जो आई की प्यूपल होती है उनमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। कभी कभी क्या होता है हेड इंजरी होने की वजह से, इंजरी होने की वजह से क्या होता है जो आपकी आईज होती हैं उनमें ब्लड भी आ सकता है, आने लगता है, ठीक है, दिखाई देने लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। इसके बाद रेस्पायरेटरी रेगुलेटरी, तो इसमें क्या होता है जो रेस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब व्यक्ति क्या होता है ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता। अगर किसी को ज़्यादा ही कंडीशन ब्रेन इंजरी होती है तो जब हॉस्पिटल में जाता हो तो उसे वेंटिलेटर सपोर्ट भी देना पड़ सकता है, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्रेन इंजरी होती है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए चेंज इन दी वाइटल साइंस, जो वाइटल साइंस होते हैं व्यक्ति के वो भी चेंज होते हैं। ट्रैकीकार्डिया होता है, मतलब जो ट्रैकीकार्डिया होती है, हार्ट रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। टैकीपीनिया जो ब्रीथिंग रेट होती है वो भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए अल्टर्ड और एब्सेंट कफ एंड गैग रिफ्लेक्स, तो गैग रिफ्लेक्स जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। कफिंग व्यक्ति को हो सकती है। सेंसरी विजुअल एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो व्यक्ति का जो सेंसेशन होता है वो भी लॉस होने लगता है। जो देखने की कैपेसिटी होती है वो भी कम होने लगती है। जो सुनने की कैपेसिटी होती है, व्यक्ति ठीक तरह से सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, ऐसी कंडीशन भी बनती है। पर्सनालिटी चेंजेस, अगर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है तो पर्सनालिटी चेंजेस भी देखने को मिलती है। व्यक्ति सेमी कॉन्शियस की कंडीशन में जा सकता है, कोमा की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है, और उसकी पर्सनालिटी में भी वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, कि इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर व्यक्ति कॉन्शियस में है तो उससे या उसकी फैमिली से हम एक बात करके पूछ सकते हैं कि व्यक्ति को कैसे चोट आई है, उसे कैसे ब्रेन इंजरी हुई है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम असेस कर सकते हैं, उसकी बॉडी को असेस करेंगे, उसके स्कल को असेस करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन एंड एमआरआई हमें एग्जैक्ट बताती है कि ब्रेन में कहाँ पर डिफिकल्टी आई है, कहाँ पर जो ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, किस कंडीशन में क्या कंडीशन हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सरे ऑफ द स्कल एंड सर्वाइकल स्पाइन। तो एक्सरे करते हैं स्कल का ताकि हमें एग्जैक्ट ये पता चल सके कि अगर वहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो वो असेस हो सके। एंड सर्वाइकल स्पाइन को असेस करने के लिए इसका भी हम एक्सरे करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पोजिस्ट्रॉन टोमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट होता है जो क्या करते हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, उन्हें असेस करने के लिए वो कितने डैमेज हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं, और उनमें क्या डिफिकल्टी आई है, उसे असेस करने के लिए पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ब्रेन में इसलिए करते हैं ताकि हमें जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक तरह से हैं या नहीं है, उन्हें क्या कौन सी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं, तो वो असेस करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। नर्वस सिस्टम को असेस करने के लिए और साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि व्यक्ति मेमोरी, थिंकिंग, बॉडी फंक्शन प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं है, वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे असेस करने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की बात, कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो क्या होता है कि जब ब्रेन इंजरी होती है तो मेनली जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट होती है इसके, सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए मेंटेनिंग एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। तो फर्स्ट एम हमारा यही होता है कि अगर व्यक्ति को क्या हुआ है कि ब्रेन इंजरी हुई है और हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ है तो फर्स्टली हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मैनिटोल, जो कि ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक है एक प्रकार से, जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करती है अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है तो, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो गया है, प्रेशर बढ़ रहा है उसका, तो उसे ड्रेनेज कर सकते हैं, ब्रेन से पास आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द बेड। तो क्या है, अगर व्यक्ति बेड पर है तो जहाँ थोड़ा उसका हेड होता है उस वाले बेड को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, वहां से ऊपर कर सकते हैं उसे, ताकि क्या हो सके, जो हेड रीजन है वो प्रॉपर तरीके से रह सके, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्लीट बेड ग्लूको। इसके बाद देखिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड डेक्सामेथासोन टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा। अगर सेरिब्रल एडिमा हो रहा है तो उसे हम डेक्सामेथासोन जो मेडिकेशन होती है वो चलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों दी जाती है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वुंड। तो देखिए अगर क्या हुआ है, ब्रेन में कोई इंजरी आई है तो इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और वुंड को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी। एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी क्यों देते हैं, तो देखिए मेडिकेशन टू प्रिवेंट सीजर्स में बी गिविंग टू प्रिवेंट और ट्रीट सीजर्स। सीजर्स को ट्रीट करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी भी चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिंग मीजर्स, कुछ सपोर्टिंग मीजर्स देखें तो देखिए वेंटिलेटरी सपोर्ट। अगर व्यक्ति हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में एडमिट हुआ है तो फर्स्टली उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देना होता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी में, उसके ब्रेन में क्या हो, ऑक्सीजन पहुंच सके, ठीक है। इसके बाद देखिए वैसो प्रेशर्स में भी रिक्वायर्ड टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये कुछ मेडिकेशन भी चलाई जा सकती हैं, वैसो प्रेशर्स, ठीक है। इसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन। तो व्यक्ति के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके चलना होता है। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से देनी होती है। देन पेन एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। व्यक्ति के पेन और एंजाइटी को मैनेजमेंट करके रखना होता है, मैनेज करना होता है मेडिसिन के थ्रू, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू, या फिर एंजाइटी को रिमूव करने के लिए आप कुछ मेडिकेशन भी चला सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।